राधे राधे। आपने पहली एपिसोड नहीं सुने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप उनको सुन सकते हैं। नाउ न्यू एपिसोड 380। अंश कंसोल रूहानी। रूहानी अपने सामने खड़े एक मिडिल एज आदमी को देख रही थी। वो उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था उसने उसे कहाँ देखा है। वो सीधी खड़ी हो गई और अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, धन्यवाद। उसके सामने खड़े इंसान ने उसे गौर से देखा। उसने रूहानी के बारे में जब पता किया था तो उसके लोगों ने रूहानी का फ़ोटो भी भेजा था, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से पहचानता था। वो लड़की जो अभी अभी उससे टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू थी, यानी आयांश की बीवी और अंश की बहू। अंश अपने सामने खड़ी रूहानी को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन जल्द ही समझ गया कि वो वहाँ पर क्यों थी। उसे कुछ घंटों पहले ही आयांश के एक्सीडेंट की बात पता चली थी और वो अपना सारा काम छोड़कर इंदौर आ गया आयांश से मिलने, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी रूहानी से उसे वहीं पर मिल जाएगी। वो उसी परेशान चेहरे को देखते हुए बोला, बेटा तुम ठीक हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। अंश उससे बात करना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे आयांश की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने उससे कहा, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहने के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उसके साथ ही वीरा भी वहाँ से चला गया। रूहानी ने उन्हें जाते हुए देखा। कुछ पल बाद वो भी अंदर जाने को ही वाली थी कि सामने से आ रही सिया उसे दिखाई दी। सिया रूहानी के पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, दी। सिया देख पा रही थी कि रूहानी की हालत कितनी ख़राब थी, इसलिए उसने उसे लॉबी में एक कुर्सी पर बिठाया। रूहानी फिर से रोने लगी। उसने सिया के कंधे पर अपना सर रखा और सुबक सुबक कर रोने लगी। इधर अंश आयांश के आईसीयू के बाहर पहुंचा। उसे देखकर रोहित उसके पास आ गया। अंश ने आयांश के हालत के बारे में उसे पूछा तो रोहित ने सब कुछ बता दिया और डॉक्टर ने क्या क्या कहा था। आयांश की इतनी बुरी कंडीशन जानकर अंश का दिल धक से हो गया। डॉक्टर ने किसी को भी उसके पास जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी अंश ने आईसीयू का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। आयांश बेजान सा पट्टियों से लिपटा हुआ था। भले ही आयांश अंश का अपना खून नहीं था, लेकिन वो उससे कम भी नहीं था। आयांश और सारांश ही तो पहले वो शख्स थे जिन्होंने उसे पिता होने की खुशी से अवगत कराया था। वो उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो गए। वो उसके पास सोफे पर बैठ गया और उसके हाथ में पकड़े हुए बोला, ओह आयांश, तुमने अपनी वे क्या हालत बना ली। अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी इस हालत के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी जान ले लेंगी। अंश ने सोना को और घर में किसी को भी नहीं बताया था कि आयांश का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ देर उसके पास बैठे रहने के बाद उसे रूहानी का ख्याल आया। उसे उम्मीद नहीं थी वो उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। उसने कुछ सोचा और आईसीयू के बाहर चला गया। उसने वीरा से रूहानी के बारे में पूछा। वीरा ने रूहानी के बारे में बताया कि वो हॉस्पिटल लॉबी की एक लड़की के साथ है। अंश ने हाँ में सर हिलाया और लिफ्ट से नीचे चला गया। कुछ देर में वो लॉबी में पहुँचे। दिल्ली के साथ इंदौर में भी अंश के ज़्यादातर सभी लोग जानते थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल में देखकर उसे जानने वाले सभी लोगों ने उसे रेस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। अंश लॉबी में किसी को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र रूहानी पर पड़ी और वो उसके पास आकर बैठ गया। सिया ने उसे देखा और वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। अंश ने रूहानी को देखा, जिसकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। रूहानी ने यह सुना और उसे अपनी खाली आंखों से देखने लगी। अंश ने कहा, तुम हॉस्पिटल में ही हो तो जाहिर सी बात है कोई तुम्हारा बहुत करीबी यहाँ एडमिट है, तभी तो तुम्हारी हालत ऐसी है। मैंने सही कहा ना? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी स्वीट वॉइस में कहा, हाँ आपने सही कहा। आज सुबह ही हमारे। वो बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई और उसके आँख फिर से गीली हो गई। उसने अपनी आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, वो हमारे पति का सुबह एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बहुत चोट आई है और डॉक्टर ने कहा
वो कभी नहीं जागेंगे। और वो फिर से रोने लगी। अंश दूसरी तरफ देखने लगा। ये वही बच्ची थी जिसके साथ एक बार 18 साल पहले उसने खाना खाया था, और उसके बाद तो वो बातें करना बंद ही नहीं कर रही थी। आज उसे फिर से इस तरह अपने सामने देखकर अंश समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने धीरे से अपना हाथ रूहानी के हाथ में रखा और उसे हिम्मत देते हुए बोला, तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रूहानी ने सुनकर अपना सर झुकाकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद रूहानी शांत हो गई। उसने अपना लाल नाक साफ किया और अंश को देखते हुए बोली उसने अपना गला और नाक साफ किया और अंश को देखते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा, हम आप सामने से रोने लग गई। अंश ने उसके सर पर थपकी दी और कहा, कोई बात नहीं, रोने से मन हल्का होता है, लेकिन इतना भी नहीं रोना चाहिए कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और तुम अपने पति के साथ अब उसके बगल वाली बेड पर बीमार पड़ी मिलो। उसकी बात सुनकर रूहानी रोते हुए भी मुस्कुराई। उसने अपने आंसू साफ किए और कहा, क्या आपका भी कोई करीबी यहाँ भर्ती है? अंश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने नहीं बताया कि वो उसका फादर इन लॉ है, बल्कि उसने कहा, हाँ, मेरे बड़े बेटे का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ एडमिट है। रूहानी ने फिक्र जताते हुए कहा, ओह, क्या वो ठीक है? अंश ने निराशा में नहीं में सिर हिलाया। उसने कहा, उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, जिसके वजह से वो बेहोश है। रूहानी ने ये सुना और इनोसेंटली कहा, हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे वो आपके बेटे को जल्द से ठीक कर दें। अंश ने यह सुना और उसका दिल गर्मराहट से भर गया। उसे पता था आयांश ने इस मासूम लड़की के साथ क्या किया था। उसके बाद भी उसके लिए रूहानी के मन में फिक्र जानकर अंश को अच्छा लगा। उसने सॉफ्टली कहा, हाँ, मुझे यकीन है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। अजय और रोहित उन्हें कुछ ही दूरी पर खड़े देख रहे थे। सो नेक्स्ट एपिसोड प्यार में एपिसोड 381 सारांश और आध्या की मस्ती। दिल्ली आयांश के एक्सीडेंट की बात रायजादा परिवार में किसी को भी नहीं पता थी, इसलिए हर रोज़ की तरह वहाँ पर चहल पहल थी। लेकिन कोई ऐसा भी था जिसे कुछ वक्त से रह रहकर बुरे ख्याल आ रहे थे। वो थी हमारी सोना। सुबह से उसे बहुत अजीब ख्याल आ रहे थे। ऐसा क्यों था ये तो किसी को भी नहीं पता था। शाम हो रही थी, इसलिए सभी लोग घर पर ही थे। सोना हॉस्पिटल से कुछ देर पहले ही आई थी। हर रोज़ शाम को अंश ही उसे पिक करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो फ्रेश होने के बाद कब से अंश के फ़ोन को मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए बाहर ही आ रही थी कि सामने से आ रहे सारांश से टकरा गई। सारांश तेज आवाज़ में बोला, आह मॉम, देखकर। सोना ने कहा, ओ सारांश, हमने तुम्हें देखा नहीं। सारांश ने कहा, लेकिन आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? आज डैड फिर से गायब हो गए हैं क्या? सोना ने कहा, हाँ, तुम्हारे डैड आज फिर से बिना बताए कहीं चले गए, हमें लेने भी नहीं आए। सारांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिस्टीरियस वे में बोला, मॉम, कहीं ऐसा तो नहीं डैड की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो जिसे मिलने वो जाते हो? ये कहते हुए सारांश अपनी भौहें मटकाने लगा। सोना ने घूरकर उसे देखा और कहा, शट अप सारांश, गए होंगे किसी काम से। और वो अपने बाल बांधते हुए किचन की तरफ जाने लगी। सारांश उसके पीछे जाते हुए बोला, बट मॉम, थिंक अबाउट इट, डैड इस उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। क्या आपको याद नहीं लास्ट टाइम शीनू और वंश के बर्थडे के दिन कैसे वो एक लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे? सोना उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते अपने हाथ साफ करके वेजिटेबल कट्स करने लगी। सारांश उसके सामने काउंटर पर बैठते हुए बोला, मॉम, आपको डैड पर कभी शक नहीं होता? वो कभी कभी आपको रात रात भर छोड़कर घर से बाहर रहते हैं। और वो गाजर उठाकर खाने लगा। सोना उसकी बात सुनकर
अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम्हें हम अपने डैड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, हम उन पर पूरा यकीन है। और वो फिर से वेजिटेबल काटने हुए बोली, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। अगर तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चला ना, वो तुम्हारी खैर नहीं। भूल गए पिछली बार तुम्हें पूरी रात ठंड में बाहर सोना पड़ा था। सारांश ने हंसते हुए कहा, मॉम मैं तो आपका ट्रस्ट लेवल चेक कर रहा था, आप ही ना मजाक भी नहीं समझती। तभी वैष्णु किचन में आ गया। उसने सोना के पीछे से हक कर लिया और उसके बाल को किस करते हुए, मॉम क्या मुझे कॉफ़ी मिलेगी? सोना ने कहा, हाँ हम अभी बना देते हैं। वंश ने उसे थैंक्स मॉम कहा और सारांश के पास काउंटर पर आकर बैठ गया। सारांश उसके हाथ में गाजर पकड़े हुए बोला, ये खा, काफ़ी पी पी कर साढ़ जैसा मोटा हो गया है। वंश ने चिढ़ते हुए अपने बड़े भाई को देखा और उसके बस कुछ महीने ही बड़ा था। उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी मॉम को कॉफ़ी बनाते देख रहा था। तभी सारांश उसके तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, आज कितने की कमाई हुई? वंश ने भी उसी तरह जवाब दिया, कुछ नहीं, बस कुछ मिलियन ही। सारांश ने खुश होते हुए कहा, ओह ग्रेट, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। वंश ने उसे आंखें छोटा करते देखा और बोला, नो, इस बार मैंने ये अकेले किया है, इसलिए तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। सारांश ने कहा, सोच लो, अगर मैंने मॉम को इस बारे में बता दिया तो? ये कहते हुए सारांश अपनी भौहें मटकाने लगा। वंश ने उसे घूर कर देखा। वो कहता उससे पहले सोना ने कहा, तुम दोनों ने फिर से खुसर फुसर शुरू कर दी, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? सारांश और वंश ने यह सुना और एक साथ बोले, नथिंग मॉम, बस ऐसे ही। मैं वंश से पूछ रहा था कि कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं। सोना ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और कहा, सारांश तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारे भाई ने 8 साल पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और अब वो बेकार सा सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ा रहता है। वंश ने कहा, मॉम आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बेइज्जती? सोना वंश को उसका कॉफ़ी देते हुए बोली, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। वंश ने सोना की बातों को इग्नोर किया और कॉफ़ी पीने लगा। तभी आद्या वहाँ आते हुए बोली, ओहो, क्या डिस्कस चल रहा है यहाँ पर? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? सारांश ने उसे देखा और अपने पास बुलाते हुए कहा, कुछ नहीं पांडा, मैं मॉम से कह रहा था कि उन्हें कितना काम करना पड़ता है। अब आयश भाई तो भाभी को ले आने से रहे, तो क्यों ना मैं मॉम को उनकी छोटी बहू दिला दूँ। आद्या ने यह सुना और उसके कदम सारांश के पास आते हुए रुक गए। उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदला और कहा, शादी और तेरी, छी, शक्ल देखी है तूने? कोई पागल होगा जो तुझसे शादी करेगा। सारांश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या खराबी है? मेरी शक्ल में लड़कियां मरती हैं मुझ पर। आद्या अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मर ही जाएं तो ठीक है, वरना मैं उन्हें अपने हाथों से मार देती। सोना ने यह सुना और वो मुस्कुराने लगी और सारांश पानी का ग्लास लेकर आद्या के पास आते हुए बोला, क्या कहा तुमने? आद्या उसे अपने पास आते देखकर पीछे जाने लगी। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? सारांश पानी का ग्लास उसके सर पर पानी को डाल पाता उससे पहले आद्या दूसरी तरफ भाग गई और पानी फर्श पर गिर गया। सारांश उसके पीछे भागते हुए बोला, पांडा रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बड़ी आई मेरी गर्लफ्रेंड को जान से मारने वाली। और वे दोनों किचन में ही भागने लगे। वंश और सोना ने उन्हें देखा और उन दोनों ने अपना सर हिलाया, क्योंकि उन दोनों का ये हर रोज़ का काम था। आद्या काउंटर का चक्कर लगा ही रही थी कि सारांश ने उसके सामने आ गया। अब कहाँ जाएगी भागकर? आद्या अपने कदम पीछे लेने लगी और अभी फर्श पर गिरे पानी में उसका पैर फिसला और वो गिरने को हुई तो सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आद्या पीठ के बल फर्श पर गिर गई, लेकिन तब तक सारांश ने उसे अपनी बाहों में घेरे में लिया था। दोनों के मुंह से चीख निकल पड़ी। सोना और वंश ने देखा, वो जल्दी से उन्हें उठाने के लिए आ गए। वंश सारांश को उठाते हुए बोला,
सारांश, तुम ठीक हो? सारांश ने हाँ में सिर हिलाया और आद्या को देखने लगा, जिसकी शक्ल रोने वाली हो रही थी। सोना आद्या को उठाते हुए बोली, तुम ठीक हो? आद्या अपना कमर को पकड़कर खड़ी होते हुए बोली, आंटी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। सोना उन्हें डांटने के लहजे में बोली, तुम दोनों एक से बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भागते हो तो गिरोगे ही ना। आद्या ने कहा, आंटी, आप अपने बेटे को कहिए, वो ही मेरे पीछे भाग रहा था और अब देखो मेरी कमर टूट गई और मेरे पैर में भी मोच आ गई। सोना ने सारांश से कहा, सारांश, आद्या को ले जाओ और उसे पेन किलर दे दो। सारांश ने हाँ में सिर हिलाया और आद्या के पास आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, तुम चल पा रही हो? आद्या ने उसे घूर कर देखा। सारांश ने गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करने से आद्या हैरान हो गई। उसने कहा, सारांश, मुझे नीचे उतारो। लेकिन सारांश ने उसे नहीं छोड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। उसके जाने के बाद सोना ने मेड को फर्श साफ करने के लिए कहा। सारांश आद्या को बेड पर बिठाकर उसके फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लेकर उसके पास आ गया, क्योंकि वो जानता था आद्या को दवाई से कितनी नफरत थी। इसलिए उसने उसे खुद से दवाई खाने के लिए नहीं कहा। इसलिए उसने आद्या की नाक पकड़ा और उसके खुले मुंह में दवाई डालते हुए उसे पानी पिला दिया। आद्या उसे चुपचाप ये सब करते हुए देख रही थी। सारांश का चेहरा उसके लिए परेशान था। उसने कहा, मुझे घूरना बंद करो, कुछ देर आराम करो, दर्द ठीक हो जाएगा। इस बार उसने बात करने में मैच्योरिटी झलक रही थी। वो वहाँ से जाने लगा तो आद्या ने कहा, सारांश, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। सारांश ने यह सुना और कबर्ड से अपनी टी शर्ट और पैंट निकालकर उसे देकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आद्या ने अपने हाथ में रखे सारांश के कपड़ों को देखा। उसके कपड़ों से मैनली फ्रेगनेंस की स्मेल आ रही थी। आद्या मुस्कुराई और कपड़े बदल करके कमरे से बाहर चली गई। सारांश के कपड़े उसके लिए थोड़े भले थे, लेकिन आद्या को उससे कपड़े हमेशा पसंद आते थे। इधर सानवी कमरे में एक केस की तैयारी कर रही थी। कल सुबह उसे आरव के साथ नोएडा जाना था, जहां वह सिचुएशन समझने के लिए। ये उसका पहला केस था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। तभी उसका फ़ोन टेबल पर बजने लगा। उसने देखा आरव का फ़ोन था। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया। सामने से आरव की एक यूजुअल सिडक्टिव वॉइस आई, हे प्रिंसेस, क्या कर रही हो? सानवी ने उसकी आवाज़ सुनी और वो हैरान हो गई। उसने कहा, कुछ नहीं, बस केस के बारे में थोड़ा देख रहे थे। आरव ने कहा, सीम्स लाइक यू, तुम बहुत एक्साइटेड हो अपनी पहले केस लड़ने के लिए। सानवी ने कहा, हाँ, थैंक यू मल्होत्रा सर, हमारी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए। आरव ने कहा, प्रिंसेस, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी ड्यूटी है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सानवी ने अपने मन में कहा, हाँ, जैसे एक बार में ही मान गए थे, वो तो हमें आपको पूरा दिन मनाना पड़ा था, तब जाकर माने। आरव ने सानवी का कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया तो वो बोला, प्रिंसेस, आर यू देयर? सानवी कुछ कहती उससे पहले आद्या कमरे में आ गई। सानवी ने जल्दी से फ़ोन नीचे कर लिया। उसके ऐसा करते ही आद्या उसे आंखें छोटी करके देखने लगी। उसने कहा, तुम बात करना बंद क्यों किया? क्या फ़ोन पर वो बेवकूफ़ आरव है? सानवी ने अपने लिप्स का बाइट कर लिया, क्योंकि आरव अभी भी फ़ोन पर ही था। सानवी कुछ कहती उससे पहले आद्या ने सानवी के हाथ से उसका फ़ोन ले लिया और आरव से बोली, सुन बे बेवकूफ़, तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता क्या, जो हर वक्त मेरी बहन से चिपके रहते हो, दिन में ऑफिस में और रात में फ़ोन पर? आरव कुछ कहता उससे पहले आद्या ने कहा, अब दोबारा फ़ोन मत करना। अगर मैंने एक और बार तुम्हें इससे प्रोफेशनल वे से अलग बात करते देखा ना, तो मैं तेरे घर आ जाऊंगी और तुझे सबक सिखाने के लिए। और उसके फ़ोन काट दिया। सानवी बेड पर बैठे हुए बोली, दी, आपको बेवजह आरव से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हम उनसे काम के सिलसिले में ही बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। पता नहीं आप सबको उनसे क्या प्रॉब्लम है।
आद्या ने उसे उदास देखा और सीधे कहा, क्योंकि वो एक नंबर का गधा है, पता नहीं खुद को समझता क्या है, जब देखो तब तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। ये सब कितना इरिटेटिंग है। सानवी ने यह सुना और हैरानी से उसे देखने लगी। वो अपने घर वालों को कभी नहीं समझा सकती थी। इधर इंदौर में रूहानी आयांश के पास बैठी थी। आयांश को अभी भी होश नहीं आया था और वो मशीनों से घिरा हुआ था। अंश इस वक्त वहाँ पर नहीं था। वो हॉस्पिटल से कुछ वक्त के लिए कहीं गया था और जब वो वापस आया तो उसने रूहानी को आयांश के पास देखा, इसलिए कुछ सोचते हुए वो हवेली चला गया। रूहानी को भी अजय और सिया ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसे आयांश की बहुत फिक्र हो रही थी और आयांश इससे बेखबर था। रूहानी आयांश को एकटक देख रही थी। उसे देखते हुए उसे आयांश के साथ छत्तीसगढ़ में बिताया उसका साथ याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था और वो आयांश के लिए इतनी परेशान क्यों थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर एक आयांश के हाथ को पकड़ लिया और इसी के साथ उसकी आंख फिर से नम हो गई। उसने कहा, एक बार आप ठीक हो जाइए, हम आपको ठीक देखना चाहते हैं। उसके बाद हम सभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम कभी भी आपके पास नहीं आएंगे और ना ही कोई अपना चेहरा दिखाएंगे। आज आपकी हालत हमारी वजह से हुई ना। आप हमें कॉलेज छोड़ने जाते और ना ये सब होता। हम आपको ऐसा नहीं देख सकते साहब, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी आयांश के हाथों में थोड़ी सी हलचल सी हुई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से शांत हो गया। रूहानी ने अपने आंसू साफ किया और उसके हाथ पर अपना गाल टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और आयांश की फिक्र के वजह से वो थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। उसकी सुंदर आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। कुछ देर बाद वो दिन भर की थकान की वजह से बैठे बैठे ही नींद की आगोश में चली गई थी। नाउ नेक्स्ट एपिसोड 382, राज मीट्स आयांश। सुबह का वक्त, दिल्ली। सानवी अपनी लाइफ में पहली बार केस लड़ने जा रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी आरव के साथ नोएडा जाने के लिए तैयार थी। वो रेडी होने के बाद सोना के कमरे में आई। सोना भी हॉस्पिटल जाने के लिए मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। सानवी उसके पीछे आई और उसे हक करते हुए बोली, मॉम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सोना ने अपनी बेटी को देखा जो थोड़ी परेशान थी। उसने कहा, हाँ, हम सुन रहे हैं, क्या बात है? प्रिंसेस को अब कौन सी परेशानी आ गई? सानवी ने कहा, मॉम, वो एक्चुअली हम आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आज हम नोएडा जा रहे हैं हमारी पहली केस लड़ने के लिए। सोना ने यह सुना और वो खुश हो गई। उसने सानवी को फेस किया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? सानवी ने कहा, मॉम, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, बट क्या आप आज के लिए वंश भाई और आद्या दी को हमारे साथ जाने से रोक सकती हैं? सोना उसकी बात को समझते हुए बोली, ठीक है, हम उन्हें कह देंगे। अब खुश? सोना जानती थी सानवी वंश और आद्या के एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव नेचर को हजम नहीं कर पाती थी। उसे याद था एक बार स्कूल में टीचर ने सानवी के मिस्टेक पर उसे डांटा था, तो वंश और आद्या ने उस टीचर का पूरा दिन और पूरी रात बाथरूम में बंद कर दिया था। फिर अगले दिन उस टीचर का ट्रांसफ़र लाना पड़ा। सोना की बात सुनकर सानवी खुश हो गई। उसने अगले गाल पर किस किया और कहा, थैंक यू मॉम। सोना अपनी बेटी को इस हरकत पर मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, बस केस जीत कर आना एंड ऑल द बेस्ट बेटा। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद नाश्ता करके सब अपने काम के लिए निकल गए। वंश सानवी को ऑफिस छोड़ने जाने वाला था, तो सोना ने कहा, वंश, तुम हमें हॉस्पिटल छोड़ दोगे? हमें रास्ते में एक पेशेंट से मिलने भी जाना है। वंश ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिलाया। वे दोनों कार के पास आ गए। उसने आद्या को सानवी के साथ जाने का इशारा किया
और अपनी मॉम को छोड़ने चला गया। आद्या और सानवी भी कार के पास आ गई। वे दोनों कार में बैठे ही के थे, तभी सारांश भी अपना बैग लेकर बाहर आया। उसने कहा, आद्या, तुम आज मेरे साथ चलोगी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। आद्या उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। ऐसा नहीं था, सारांश उसका नाम नहीं लेता था, लेकिन वो यूजुअली उसे पांडा ही बुलाता था। वो उसका नाम तभी लेता था जब कुछ सीरियस हो। उसने कहा, लेकिन मैं प्रिंसेस को छोड़ने जा रही हूँ, तेरे साथ नहीं आ पाऊँगी। सारांश ने कहा, वो आज के लिए ड्राइवर के साथ चली जाएगी, तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। यह कहने के बाद उसने आद्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी कार के पास ले आया। आद्या ने कहा, सारांश, ये क्या है? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे प्रिंसेस के साथ जाना है। लेकिन सारांश ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने उसे कार से पैसेंजर सीट में उठाकर बिठा दिया। ड्राइवर सीट पर आया खुद और कार ऑन करते हुए वहाँ से चला गया। जाते जाते उसने सानवी को चुपके से आंख भी मारी और आद्या जोर से चिल्लाई, प्रिंसेस, अपना ध्यान रखना। सानवी खुश हो गई। तभी घर के गेट से हॉर्न की आवाज़ आई। सानवी का ध्यान टूटा और वो भागकर बाहर आ गई। गार्डन में उसे ऐसे खुश देख तो एक दूसरे को देखने लगे। सानवी घर के बाहर नॉर्मल लोगों की तरह रहती थी, इसलिए गार्ड्स को उसके साथ रहना अलाउ नहीं था। वे बस दूर से ही उस पर नज़र रखते थे। सानवी बाहर आकर कार में बैठ गई। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान को देखा और कहा, चले। लेकिन आरव आगे बढ़ा नहीं, बल्कि वो उसके चेहरे को देखते हुए उसके तरफ झुकने लगा। सानवी ने यह देखा और वो पीछे हट गई। दोनों का चेहरा बस कुछ ही इंच दूर था। सानवी आरव के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने कहा, आरव, आप। वो कह ही रही थी कि उसने कान में क्लिक की आवाज़ आई। उसने देखा आरव वापस से अपनी सीट पर आ गया। सानवी थोड़ी एम्बेरस्ड हो गई। उसकी वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी। आरव ने उसके लाल नाक को टैप किया और कहा, अब चलें? सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। आरव मुस्कुराया और कार आगे बढ़ा दिया। वे दोनों नोएडा के लिए निकल गए। इंदौर। आयांश को अब तक होश नहीं आया था। अंश हवेली से हॉस्पिटल आयांश के पास आ गया और सियाह रूहानी को अपने साथ घर ले गई थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो थोड़ी बीमार सी हो गई थी और रात में उसे आयांश के फिक्र ने ठीक से सोने नहीं दिया था। यूँ कहने, जब भी वो सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के आगे आयांश का खून से लथपथ चेहरा आ जाता। दोपहर में वक्त अंश दीप से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी उसके कान में कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने इस तरफ देखा तो पाया आयांश की आंखें खुली थी और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अंश ने दीप से कहा, दीप, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, और उसने जल्दी से फ़ोन काटा और आयांश के पास आ गया। उसने कहा, थैंक्स गॉड, आयांश, तुम होश में आ गए। तुम्हें तो हमें डरा ही दिया था बेटा। और उसने आयांश का गाल को सहलाया। आयांश ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कुछ कहा, लेकिन अंश समझ नहीं पाया। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आयांश थोड़ा जोर लगाते हुए बोला, रूहानी। अंश ने घूरकर उसे देखा। इस लड़के को इस हाल में भी चैन नहीं है। उसने कहा, वो अभी अभी यहीं से गई है। सारी रात तुम्हारी फिक्र में वो तुम्हारे पास ही थी। आयांश ने यह सुना और मुस्कुराने लगा। अंश ने यह देखा और अपना सर हिला दिया। उसने कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। आयांश ने कुछ नहीं कहा। तब तक डॉक्टर अंदर आ गए थे। आयांश को देखने के लिए उसे होश में आया देख जल्दी से उसे एग्जामिन करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, रायज़ादा सर, अब ये खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं है। अंश ने हाँ में सर हिलाया। नोएडा आरव और सानवी कोर्ट में थे। सानवी थोड़ी नर्वस थी। उसने वकीलों वाला ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने था और उसके बाल बंधे हुए थे। उसके पास ही वो मिडिल एज महिला बैठी थी जिनका केस वो लड़ने जा रही थी। उसका नाम निर्मला कुमार था और वो बहुत इज्जतदार लोग लग रही थी। तभी जज ने प्रोसीड के लिए कहा।
आरव ने सानवी को हाथ पकड़ा और उसे ऑल द बेस्ट कहा। सानवी खड़ी हुई और सामने आ गई। उसने जज को ग्रीट किया और अपना परिचय देते हुए केस के बारे में बताने लगी। माय लॉर्ड, मिसेस निर्मला कुमारी के पति यानी रवि कुमार का अभी कुछ वक्त पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मिसेस निर्मला कुमारी उनकी मौत से डिप्रेशन में चली गई थी, जिसका फ़ायदा उठाकर मिस्टर निर्मला कुमार के दो देवर यानी रजत कुमार और योगेश्वर कुमार ने धोखे से उनके पति की कंपनी को हड़प लिया। हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत और गवाह भी हैं, जिसके हम कोर्ट में पेश करने की इजाज़त चाहते हैं। जज ने कहा, इजाज़त है। इसी तरह कोर्ट में पूरे आधे घंटे अपने अपोजिट में बहसबाजी के बाद रिजल्ट निर्मला कुमार के फेवर में आया। सानवी आरव के पास आ गई। आरव ने खुश होते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंसेस, तुमने ये कर दिखाया। सानवी मुस्कुराई। निर्मला कुमारी ने सानवी को आरव को शुक्रिया कहा और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया। सानवी उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन आरव ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। वे तीनों बातें करते हुए पार्किंग में आ गए, जहां पर उनकी मुलाकात मिसेस निर्मला कुमारी के दो देवर यानी रजत कुमार और योगेश्वर कुमार से हुई। वो दोनों बहुत गुस्से में थे। वे दोनों सानवी को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसे अभी मौका मिले तो कच्चा ही निकल जाएं। सानवी ने यह देखा और आरव को हाथ कसकर पकड़ लिया, और आरव ये महसूस करने की सानवी उससे डर रही थी, वो उन्हें घूरने लगा। वे दोनों उन तीनों को घूरते हुए कार में बैठकर चले गए। लगभग शाम होने को ही थी, इसलिए सानवी और आरव मिसेस निर्मला कुमारी के साथ उनके घर के लिए निकल गए। इंदौर। अंश डॉक्टर के कैबिन में था। वो आयांश को दिल्ली ले जाना चाहता था, क्योंकि वो ज़्यादा देर सोना या किसी और से आयांश के एक्सीडेंट की बात को नहीं छुपाना चाहता था। इधर आयांश आईसीयू में दवाई के नशे में सो रहा था। तभी कोई लंबे कदमों के साथ अंदर आया। आयांश की नींद में अपने पास किसी के होने की आहट हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगा। उसने सामने राज को खड़ा देख आयांश की भौहें सिकुड़ गईं। राज के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी और उसके हाथ में एक बुके था। वो आयांश को देखते हुए उसके बेड के पास आ गया और आयांश की हालत पर तरस खाने के लिहाजे में गला साफ करते हुए बोला, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हें पता नहीं कैसे चलता तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी बात को समझते हुए आयांश उसे गुस्से से घूरने लगा। वो कुछ कहता चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। राज ने आके कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अब कुछ महीने बिस्तर में ही उठने वाले नहीं हो। चलो अच्छा है, मेरे लिए आसानी होगी। तुम यहाँ हॉस्पिटल के बिस्तर पर हो और वो मेरे बिस्तर पर होगी। कितना मज़ा आने वाला है उसके साथ खेलने में, ये सोचकर ही मेरे अंदर करंट दौड़ रहा है। ये समझते हुए कि वो रूहानी की बात कर रहा है, आयांश का खून खौलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसकी सांसें फूलने लगीं, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। राज ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आते हुए बोला, आराम से, तुम अभी अभी तो मौत के मुंह से बाहर आए हो, इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। ये कहने के बाद वो आयांश के सीने पर रगड़ने लगा। आयांश उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। राज ने उसके सर को सहलाया और कहा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, ये तुम्हारे लिए। ये कहते हुए उसके बुके को आयांश के सीने पर रख दिया। वो मुस्कराया और वहाँ से चला गया। अभी आईसीयू में कुछ ही दूर पहुँचा था कि तभी सामने से आ रहे अंश से वो टकरा गया। राज ने अंश को देखा और उसे पहचानते हुए बोला, ओह रायज़ादा साहब, माफ़ करना, मैंने आपको देखा नहीं। वैसे आप यहाँ हॉस्पिटल में, क्या आपका कोई बीमार है? अंश ने उसे आंखें छोटी करके देख रहा था। राज ने उसे ऐसे खुद को सामने देखते पाया तो वो अपना गला साफ करते हुए बोला,
शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम लगभग 1 साल पहले एक पार्टी में मिले थे। मेरा नाम राज खन्ना है। कुछ याद आया? अंश उसे पहचानते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोला। ओह हाँ, याद आया। तुम खन्ना साहब के बेटे हो। राज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर आप फ्री हैं तो क्या आज आप मेरे घर डिनर करना पसंद करेंगे? अंश ने सीधा से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आज रात बिजी हूँ। राज ने हाँ में सिर हिलाया। अंश बात को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था और बोला, नाउ एक्सक्यूज़ मी। राज उसके सामने से साइड हट गया। अंश ने उसे बिना देखे चला गया। राज उसे तब तक देखता रहा जब तक अंश आईसीयू के अंदर ना चला गया। उसके जाने के बाद राज वहाँ से अपना मुंह बिगाड़ते हुए चला गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि अंश उसी आईसीयू के अंदर गया जहाँ से वो बाहर आया था। इधर अंश आयांश के पास आ गया। आते ही उसकी नज़र आयांश के सीने पर रखे बुके पर गई और वो उसके पास आ गया। उसने उसे उसके ऊपर से हटाया और उसे देखते हुए बोला, ये किस बेवकूफ़ का काम है? क्या तुमसे कोई मिलने आया था? और उसने उसे टेबल पर रख दिया। आयांश की आंखें लाल थीं, जिसका ध्यान न देते हुए अंश ने कहा, वैसे मैंने डॉक्टर से बात कर ली। हम आज शाम दिल्ली जा रहे हैं। तुम्हारे आगे का इलाज अब वहीं पर होगा। उसकी बात सुनकर आयांश ने धीरे से कहा, नो डैड, आई डोंट वांट टू गो। मुझे नहीं रहना है। क्या राज हो पाएगा अपने मकसद में कामयाब? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट एपिसोड 383, आयांश की जिद। अंश आयांश की बात सुनकर उसे घूरने लगा। उसने कहा, क्यों? तुम्हें यहाँ से क्यों नहीं जाना? दिल्ली में तुम्हारी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई है वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आयांश ने धीरे से अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, रूहानी, मुझे वो पास चाहिए। आई वॉन्ट टू सी हर। अंश ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, आयांश, क्या तुम जानते हो तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर अब तक पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैल चुकी है। अगर तुम अभी दिल्ली वापस नहीं गए तो ये अच्छा नहीं होगा। आयांश ने जिद करते हुए कहा, नो डैड, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने अपने मन में, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं उस कमीने को सबक नहीं सिखा देता। अंश अपने ज़िद्दी बेटे को देखने लगा जो इस हाल में भी ज़िद करना नहीं छोड़ रहा था। अंश ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसी तरह ज़िद करते रहोगे तो आई विल मेक श्योर रूहानी तुम्हारे पास भी ना रहे। आयांश ने कहा, डैड, यू कांट डू दैट। अगर उसे कुछ हो गया तो? अंश ने कहा, येस आई कैन। वैसे तुम्हें उसकी परवाह कब से होने लगी? तुमने तो उसे अकेले छोड़ दिया था ना? आयांश ने कहा, डैड, वो विल, आप भूल गए? अंश ने यह सुना और गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने गुस्से से कुर्सी उसके बेड के पास खींचा और उसके बेड पास बैठते हुए बोला, तुम जानते भी हो वो बच्ची तुम्हारी सलामती के लिए महादेव के सामने गिड़गिड़ा रही थी। तुम्हें पता है वो उसकी हालत क्या थी जब तुम बेहोश थे? और यहाँ तुम हो कि इस हाल में भी होने के बाद भी उस विल के बारे में सोच रहे हो। शेम ऑन यू। आयांश अपने डैड को बिना किसी भाव के देखने लगा। नोएडा। आरव और सानवी मिसेस निर्मला कुमार के घर पर थे। घर बहुत बड़ा था, सुंदर था। उनके घर में उनकी बेटी, जो कि सानवी की उम्र की ही थी, उसका नाम था स्वाति। वे चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मिसेस निर्मला कुमार ने कहा, मेरे पास आपको थैंक्स कहने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं था। आई होप आपको खाना पसंद आया होगा। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा है मिसेस कुमार। थैंक्स तो हमें आपको कहना चाहिए, हमें डिनर पर इनवाइट करने के लिए। मिसेस कुमार मुस्कुराई। आरव ने कहा, और आपको हमें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है मिसेस कुमार, ये तो हमारा काम है। ये कहने के बाद उसने टिश्यू के तरफ हाथ बढ़ाया और उसी वक्त स्वाति ने भी अपना हाथ आगे किया, जिससे उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टच हो गईं। स्वाति ने आरव को देखा और वो ब्लश करने लगी। आरव ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद सब ने डिनर कर लिया।
आरव अपना हाथ साफ करने जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने अपने सामने स्वाति को देखा। हैरान हो गया। स्वाति उसके सामने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को टॉवल पकड़कर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए टॉवल को आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने अजीब सा फेस बनाकर उसे ले लिया और अपना हाथ साफ करते हुए सानवी के पास आ गया, जो कि सोफे पर बैठी किसी के पास फ़ोन मिला रही थी। आरव ने उसके फ़ोन को उसके हाथ से ले लिया और देखा तो अपनी मॉम को पास कॉल कर रही थी। आरव ने फ़ोन कनेक्ट होने से पहले ही काट दिया और उसका फ़ोन पॉकेट में डाल लिया। सानवी हैरानी से उसे देखने लगी। वो अपना फ़ोन उससे वापस लेना चाहती थी। उससे पहले मिसिस कुमार कमरे में आकर बैग में कुछ लेकर बाहर से आई। उसे देखकर आरव और सानवी सोफे से खड़े हो गए। आरव ने कहा, ओके मिसिस कुमार, अब हम चलते हैं। अगर फिर से कोई परेशानी हुई तो फिर कोई एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मिसिस कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ज़रूर। और वो अपने हाथ में रखे बैग को सानवी को देते हुए बोली, ये आपके लिए। मैं पिछली बार अपने हस्बैंड के साथ अपने होम टाउन गई थी तो इसे लेकर आई थी, लेकिन अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे उम्मीद है ये ज़रूर पसंद आएगा। सानवी ने मुस्कुराते हुए बैग ले लिया और उसे थैंक्स कहा। वे दोनों उन्हें बाय कहने के लिए उनके घर से निकल गए। वे दोनों कार में थे। सुहानी ने कहा, आरव, क्या आप हमें हमारा फ़ोन दे देंगे? घर में सब परेशान हो रहे होंगे। आरव ने कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम आज मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। सानवी ने यह सुना और वो हैरान हो गई। उसने परेशान होते हुए कहा, आरव, दिस इज़ नॉट राइट। आप ऐसा नहीं कैसे कर सकते हैं? हमें घर जाना है। आप हमें हमारा फ़ोन वापस कीजिए। ये कहते हुए वो उसके पॉकेट में फ़ोन ढूंढने लगी। आरव उसे परेशान देखकर हंसने लगा। उसने कहा, देखो तो तुम कितना डरती हो। रिलैक्स प्रिंसेस, मैं तो मजाक कर रहा था। सानवी ने घूरकर उसे देखा और उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों से छूते हुए बोला, हाँ, तो मैंने कब कहा मैं बहुत अच्छा हूँ? सानवी उसके ऐसे करने से शर्मा गई। उसने अपना हाथ आरव के हाथ पर छुड़ाना चाहा तो आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। सानवी अपने चेहरे पर आ रहे लाली को छुपाने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। आरव उसे ब्लश करते देख फिर से मुस्कुराया। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी आरव ने म्यूजिक ऑन कर दिया। लग जा गले में फिर से, हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। आरव को पुराने गानों का शौक था। वो अपने माइंड से रिलैक्स करने के लिए ऐसे ही सॉन्ग सुनता था। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ठंडी हवाओं अपने चेहरे को महसूस करते हुए गाने को गुनगुनाने लगी। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब, जैसे भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर हम जन्म में मुलाकात हो ना हो। लगना गले सो की आवाज़ सुन बहुत प्यारी थी और आरव उसे सुनने लगा। वो बहुत खुश था सानवी को अपने पास देखकर। कुछ देर बाद आरव ने देखा सानवी सो चुकी थी। उसने कार का शीशा ऊपर किया और गाने को बंद कर दिया ताकि सानवी के नींद में दखल ना आए। लगभग 1 घंटे बाद उसकी कार एक बड़े से मैंशन के आगे आकर रुकी। ये अयांश के घर था, जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। आरव कार के बाहर आया और सो रही सानवी को अपनी बाहों में उठा लिया। सानवी नींद में ही कसमसाते हुए आरव के बाहों में सिमट गई। आरव उसके क्यूट फेस को देखते हुए मुस्कुराया और उसे घर के अंदर ले आया। अभी रात के 10 बज रहे थे और इसलिए आरव के डैड वो अपने मेंशन ले आया। इसलिए आरव के डैड लिविंग रूम में बैठे थे कि किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उसने आरव को आते हुए देखा और उसकी गोद में एक लड़की को देखा तो उनने जल्द से फ़ोन कट किया। वो उसके पास आते हुए बोले, आरव, ये कौन है
और तभी उसने सानवी का चेहरा देखा। उसे पहचानते वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आरव, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? हैं? आरव, आरव बोलो ना, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो इसे? वो कह ही रहे थे कि आरव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ध्रुव चुप हो गए। आरव सानवी को लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। उसने उसे बेड पर आराम से लेटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। सानवी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। उसने उन्हें साइड किया और उसके माथे पर चूमते हुए लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर चला आया। वो लिविंग रूम में आया जहाँ पर उसके डैड उसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ध्रुव ने आरव को आते ही देखा तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोले, आरव, ये ठीक नहीं है। अगर रायज़ादा सर को पता चला तो तुम उनकी बेटी को इतनी रात को घर लेकर आए हो तो ये अच्छा नहीं होगा। तुम अभी इसे उसके घर छोड़ दो। आरव अपनी शर्ट के कुछ बटन खोलकर सोफे पर बैठते हुए बोला, डोंट वरी डैड, कुछ नहीं होगा, परेशान कैसे ना हो। आरव, तुम काम ये ऐसा कर रहे हो? मानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर तुम उसे अभी छोड़ने नहीं जा रहे हो तो मैं अभी रायज़ादा सर को फ़ोन करके कहता हूँ, वो आकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। ये कहने के बाद वो अपने फ़ोन से किसी का नंबर डायल करने लगे, लेकिन आरव ने उनके फ़ोन को ले लिया और उसे ऑफ करने लगा और बोला, डैड, डोंट वरी, उनकी मॉम को पता है कि मैं सानवी को अपने साथ, वो मेरे आरव, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। आरव ने ये इतने यकीन से कहा था कि ध्रुव ने कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली, सुबह 7 बजे। आयांश मेडिसिन हैवी डोज से नशे की वजह से अभी तक सो रहा था और वीरा सोफे पर सो रहा था। आज शाम को ही आराम करने के लिए हवेली चला गया था, वीरा को आयांश के पास छोड़कर, जब उसे कोई ज़रूरत हो तो उसके पास ही हो। अभी वे दोनों सो ही रहे थे कि आईसीयू का दरवाज़ा धीरे से खुला। उस दरवाजे की हल्की सी आवाज़ से वीरा की नींद खुल गई और उसने उस तरफ देखा। रूहानी को वहाँ देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि अभी सुबह ही हुई थी। रूहानी को भी वीरा के वहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे छत्तीसगढ़ में आयांश के भाई बहन के साथ देखा था, इसलिए उसे पहचानने में आसानी हुई। वो अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, वो हम यहाँ। वीरा ने उसे ऐसे झिझकते देखा और कहा, कोई बात नहीं, आप बाबा के पास रहिए, मैं बाहर जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने मुंह के आगे चुटकी बजाते हुए वहाँ से बाहर चला गया। रूहानी ने अपने हाथ में रखे बैग को टेबल पर रखा और उसमें से एक लाल धागा निकालकर आयांश के पास आ गई। उसे नहीं पता था कि आयांश को कल ही होश आ गया था, क्योंकि अजय ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो कल ही आना चाहती थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल से जाने के बाद तेज़ बुखार हो गया था और उसकी तबीयत को देखने के हुए अजय ने उसे यहाँ आने से सख्त मना किया था। रूहानी ने उसे सख्त मना किया था। रूहानी ने आयांश को दाएं हाथ पकड़ा और उसके उस लाल धागे को बांधते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगी। उसके बाल गीले थे और पानी की बूंदें आयांश के हाथ से टपक रही थी। आखिरी नोट बांधने के बाद उसने कहा, माता रानी आपको जल्दी से ठीक कर दे। हमने उससे वादा किया है कि वो आपको जल्दी से ठीक कर दे तो हम उनके लिए व्रत रखेंगे। और उसने आयांश के हाथ को अपने आँखों से लगा लिया। उसने धीरे से उसके हाथ को नीचे रखा और उसे देखने लगी। आयांश का चेहरा एकदम शांत था। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके हाथ बढ़ाकर उसे हटाया और उसे देखने लगी। आयांश ने कोई इस तरह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पास ही के टेबल पर बैठ गई और उसके हाथ को पकड़कर उसे सहलाने लगी। आयांश का हाथ बहुत गर्म था और रूहानी का बहुत ठंडा। रूहानी कुछ देर तक इसी तरह आयांश को देखने लगी।
कुछ देर बाद उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने आयांश के हाथ को नीचे रखा और जाने के लिए खड़ी हुई तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी के कदम उसके जगह पर रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके, लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई, कहते हैं ना गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में
बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को